एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब सुरेश चंद्र राजन साहब। सुरेश चंद्र राजन साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार आपका जरा नेटवर्क जरा कुछ गड़बड़ कर गया था। यस, आज वाईफाई में है सर। और कैसे हैं सर? सब खैरियत है? बढ़िया, ज़बरदस्त। आपके फेसबुक पोस्ट हम लोग देखते रहते हैं, आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट भी देखते रहते हैं। जी सर। तो राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसका अब प्रभाव कितना बड़ा है? कांग्रेस का जो संगठनात्मक स्थिति थी नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, बंगाल में और अब यूपी में, क्या वो एक बार फिर पुनर्जीवित होगी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के बाद? सुरेश चंद्र राजन जी। सर, आप राहुल गांधी जी का ये जो भारत जोड़ा यात्रा के माध्यम से जो न्याय यात्रा चल रही है ना, जहाँ से शुरू हुई है, आज भगवान बिरसा मुंडा जी के पावन भूमि में उड़ीसा में उसका आगमन हुआ। और आपने देखा होगा जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, इस न्याय यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है, जहाँ जहाँ ये भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, वहाँ पे काफ़ी उत्साह है और लोग अभी और ताकत के साथ लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का, हमने पिछली बार भी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस वक्त ये जिस जिस राज्य से गई थी वहाँ पे कांग्रेस के जो संगठन हैं या लोग, जिन लोग पीड़ित लोग हैं, उनको एक नव संजीवनी मिलने का काम हुआ था। तो और हम देख रहे हैं आज भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस स्टेट से जा रही है वहाँ पे एक नया उत्साह का वातावरण निर्माण हो रहा है। जबरदस्त। और राजू जी, ये लोगों का जो भर भर के समर्थन मिल रहा है, उसके कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा हर्डल कैसे निर्माण कर सकते हैं या राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से रोक सकते हैं, उसके लिए जो जो करना चाहिए ये सारी चीज़ें ये करने का काम कर रहे हैं। कल सुरेश चंद्र राजन जी, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कांग्रेस का जिस प्रकार से आलोचना करते हुए बोले कि हमने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, कांग्रेस को 100 साल लगते थे, कांग्रेस को 100 साल लगता। और उन्होंने कहा कि जो लेजीनेस बोलते हैं, तो उसमें कोई कांग्रेस का हाथ पकड़ कंपटीशन नहीं है। कांग्रेस इतना आलसी है, मोदी जी का कहना है कि कोई आपका हाथ पकड़ नहीं सकता जहां लेजीनेस है। आगे जाके उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में बोले, राजीव गांधी जी के बारे में, उससे पहले नेहरू जी के बारे में बोले। तो अलग अलग नेहरू जी ने कहा, आलोचना किया था उन्होंने, लोगों के मोरल, जो इंडियंस है उनका मोरल उसने कम कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडियंस जो है भारतीय उतना हार्ड वर्किंग नहीं है जितना अमेरिकन और चाइनीज है। फिर राजीव गांधी जी का कहना कि राजीव गांधी खुद कहा कि मैं 100 रुपया बेचता हूं तो 15 रुपए ही लाभार्थियों को पहुंचते हैं। तो तरह तरह के आलोचना कांग्रेस पर जिस प्रकार से मोदी जी ने कल किया, तो क्या इसे कांग्रेस का मनोबल टूटेगा, कांग्रेस के वर्कर्स का? प्रदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा दोहराया है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की एक नीति रही है कि वो बार बार नेहरू जी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो या गांधी परिवार के ऊपर हमला करते रहते हैं और ये बताते हैं कि गांधी परिवार के या ये हमारे कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, इनके वजह से भारतीयों का मनोबल खच्चीकरण होने का काम किया। लेकिन अगर असल में देखा जाएगा, जिस दिन से देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है, उस दिन से लेकर भारतीयों का मनोबल टूटने का काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे पार्टी का नेतृत्व करते हैं जिस पार्टी, जो सच्चाई होती है, जो कंस्ट्रक्टेड वर्क होता है, उसके ऊपर काम करने के बजाय झूठ और धन की राजनीति में विश्वास रखने वाले पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी सारे टीम, उनके सारे मंत्रालय के सारे मिनिस्टर एक झूठ को 100 बार लोगों के सामने रखने का काम करते हैं और वो, उनका ऐसा मानना है कि इस तरह का झूठ लोगों के बीच में फैलाने से लोग उनको भर भर के प्रेम देंगे और उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि इंसान को एक बार झूठ बोल के फंसाया जा सकता है, 2 बार झूठ बोल के फंसाया जा सकता है,
तीसरी बार इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ का अच्छी तरह से जवाब देंगे और उसके लिए देश की जनता तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि गौरव गोगोई साहब ने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया, उनको काफ़ी बार रोका भी गया, टोका भी गया, स्पीकर साहब को अच्छा नहीं लगा जो कुछ भी गौरव गोगोई साहब ने कहा। लेकिन एक पॉइंट जो गौरव गोगोई साहब ने जो सामने लाए, उन्होंने कहा भाई ये जो संसदीय परंपरा है उसके खिलाफ है कि जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हर जगह पर जैसे इलेक्शन रैली होती है मोदी 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 बोलते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, बीजेपी वाले संसद के अंदर जो है वो स्लोगन शाउटिंग करते हैं। तो ये नई प्रथा शायद शुरू हो गई, आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। इनफैक्ट पंडित नेहरू जब आते थे पार्लियामेंट में तब भी लोग मतलब कोई उनका स्वागत नहीं करता था। ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, आकर के चुपचाप डिग्निफाइड वे में बैठ जाते थे। इंदिरा जी के साथ भी यही होता था, राजीव गांधी के साथ भी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी। ये पहली बार देखा गया है। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप सुरेश चंद्र राजन जी? सर, हम तो बार बार यही कहते हैं कि आज हमारे देश में जो सत्ता है या सत्ता को चलाने वाले लोग हैं ना, ये लोकतंत्र या लोकशाही को मानने वाले लोग नहीं है। इन लोगों को यहाँ के लोकतंत्र के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये आज हमारा देश एक हुकुमशाही की तरफ, हिटलर का जो विचारधारा थी उस तरह की विचारधारा पे चलने का काम कर रहा है। और आज आपने देखा होगा कि संसद भवन में संसद की जो गरिमा है ना, ये खत्म करने का काम हो रहा है। आज देश के मूलभूत प्रश्नों के ऊपर संसद भवन में डिस्कशन नहीं होता है। जो होना चाहिए वो देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और बार बार ऐसा होता है कि जब कोई इस सरकार को देश के लोगों के मूलभूत प्रश्नों के बारे में पूछते हैं तो ये सरकार उनको निलंबित करती है। और आपने देखा होगा कि ये हिंदुस्तान में इस देश की राजनीति में देश की सरकार के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 140 के ज़्यादा एमपीज को आपको निलंबित किया जाता है और इनको जो चाहिए वो सारे कानून उस वक्त पास किए जाते हैं, वो सारे बिल पास किए जाते हैं। इससे आपको क्या लगता है कि हमारा देश में लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं सर। ये लोग इनको जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे राज करना चाहते हैं और बेसिकली ये लोग भांडवलदारों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं। और बिल्डरों के और इनके हित के आड़ में जो कोई आएगा उसको इस तरह से निलंबित किया जाता है और जो मोदी का जय जयकार नहीं करेगा उसको भी टारगेट किया जाता है, उसको दरकिनार करने का काम किया जाता है। सूरज चंद्र राजन जी, मोदी साहब ने कल कहा कि कांग्रेस के जमाने में दो बहुत बढ़िया गीत निकला था, लोग रो रो के गीत गाते थे। एक तो था महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, और दूसरा गाना था महंगाई डायन खाई जात है। ये बोले दो गाना बहुत हिट हो गए थे बिकॉज आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्राइस राइज को कंट्रोल नहीं कर पाए, लोग भूख से तो मरे ही, मगर ये इन्फ्लेशन से लोग मर गए और त्रस्त हो चुके थे। बोले कि ओबीसी जहां है, ओबीसी कर्पूरी ठाकुर को आपने नजरअंदाज किया, उसको दबाने की कोशिश किया, उनको टोटली बॉयकॉट किया, इग्नोर किया कर्पूरी ठाकुर को। वो मोदी साहब आए और मोदी जी ने ओबीसी लीडर को अपना जो स्थान था वो स्थान उन्होंने मोदी साहब भारत रत्न देकर उनको अपना रिकॉग्निशन दे दिया, उनका कंट्रीब्यूशन। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ था, कांग्रेस हमेशा महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, कांग्रेस नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को शक्ति देना, ये सिर्फ मोदी साहब ने किया। आप 27 साल तो आप देखे तो ये महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप ओबीसी के खिलाफ थे, आप नारी शक्ति के खिलाफ थे, तो आप कैसे मोदी जी को अक्यूज करते हो सुरेश चंद्र राजन साहब? प्रदीप जी, मोदी जी का अभी ओबीसी की बात आपने कही, मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ओबीसी के हित में कभी भी काम नहीं करते हैं। अगर सचमुच मोदी जी ओबीसी हो या इस देश का दलित हो, आदिवासी हो, उसको न्याय देना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी लगातार जाति न्याय जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं ये जाति न्याय जनगणना करते हैं? 2011 में जो जाति न्याय जनगणना हुई है उसका सेंसर ये लोग क्यों रिलीज नहीं करते हैं? ये लोग ओबीसी के हित की बात करेंगे, दलितों के हित की बात करेंगे, आदिवासियों के हित की बात करेंगे, महिलाओं को इन्होंने 50% रिजर्वेशन देने का कानून पास किया। हम लोग बार बार यही कहते हैं, क्यों जो अभी जो रिसेंटली जो विधानसभा के चुनाव हुए
उस चुनावों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन का बेनिफिट ये बीजेपी सरकार दे पाई क्या? इसका आत्मचिंतन होना चाहिए। और पूरा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हो या उनकी सरकार हो, बार बार इस तरह की कांग्रेस की आलोचना करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि इस देश में हरित क्रांति और सफेद क्रांति कांग्रेस ने लाई। अंग्रेजों को खिलाफ लड़ने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस ने किया। और आज मोदी जी इस देश में जो जो चीज बेच रहे हैं, जो जो चीज अपने दोस्तों को लीज पे दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, ये सारी चीजें कांग्रेस के सरकार ने बनाई हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार इस देश में थे उस वक्त ये निर्माण किया गया है। और एक और चीज कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज बताना चाहता जी, एक और चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश जब आजाद गुलामगिरी में था, उसके बाद आजाद हुआ, उस वक्त इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज हमारे चारों तरफ जो जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आज आपने उस दिन देखा होगा कि मुंबई में आके नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ट्रांस हार्बर रोड का उद्घाटन किया। वो ट्रांस हार्बर रोड ये जो कांग्रेस की देन है, हमारे स्वर्गीय नेता विलासराव देशमुख जी ने इस प्रकल्प का पूरा प्लानिंग किया, उसको एग्जीक्यूशन किया। लेकिन जब कांग्रेस के जो प्रकल्प है आगे जाके परिपूर्ण होने के कगार पे थे, तो इस तरह की सरकार ये नैतिक रूप से सरकार सत्ता में आती है और उसका उद्घाटन करने का काम मोदी जी करते हैं। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, मोदी जी ने एक और बात कही है, बड़ी अहम बात है, पता नहीं आप उसको कैसे मिस कर गए। उन्होंने ये कहा जब भी कांग्रेस आती है महंगाई बढ़ती है। क्या ये बात सर जी, मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब गैस सिलेंडर की कीमतें 500 550 के आसपास हुआ करती थी जी, पेट्रोल 40-45 रुपए पे हुआ करता था, उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी हो, इनके सारे नेता हो, रास्ते पे उतर कर हंगामा करते थे। आज ये सारी कीमतें हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, लेकिन मोदी सरकार उसके खिलाफ जो आवाज उठती है उसको ईडी, आईटी, बाद में ये अलग अलग ये तपास यंत्रणा होती है, उसके ऊपर हमला करवाते हैं। इन सारे एजेंसियों का डर दिखा के उस लीडरशिप को खत्म करने का काम करते हैं। और आज इस सारे एजेंसियों के वजह में देश में डर और भय का माहौल निर्माण हुआ है। आज जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये महंगाई हो या सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किए जाते थे वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे। आज मीडिया के ऊपर मोदी सरकार ने पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि एक मराठी चैनल है लोकशाही चैनल, वो लोकशाही चैनल बार बार सरकार को सवाल पूछने का काम करता है, तो अलग अलग चीजें बताकर उस न्यूज चैनल को बंद करने का काम यही मोदी सरकार ने किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मोदी सरकार को बिल्कुल नैतिकता नहीं है कि वो महंगाई के ऊपर बात करे, बेरोजगारी के ऊपर बात करे, बल्कि सरकार बीजेपी के आने के कारण इन सारे चीजों में 10 गुना ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी निर्माण होने का कारण। सुरेश चंद्र राजन जी, मोदी जी ने कल बात करते करते कहा कि मैं करप्शन को टोटल खत्म कर दूंगा, करप्शन बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जो करप्शन करता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जिसने देश को लूटा उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। मोदी जी का खुलेआम पार्लियामेंट में चुनौती दी है कि पैसे मैं लेके ही रहूंगा वापस। और आगे जाके उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए कि 2013-14 तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5000 करोड़ अटैच किए थे लोगों का, जो लोग इस क्राइम एमपीएमएलए के अंदर। मगर मोदी जी आने के बाद 2022 तक 1 लाख करोड़ का एसेट अटैच कर दिया है, कैश बैलेंस सब मिला के। तो ये बोले कि ये है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। और आप लोग कांग्रेस, उनका कहना है कि आप लोग उन पर आलोचना कर रहे हैं कि मिसयूज ऑफ एजेंसीज। बोले कि मैं देश का भलाई के लिए कर रहा हूं। 5000 करोड़ कहां पर और 1 लाख करोड़ कहां पर? राजन साहब। प्रदीप जी, अगर ये सचमुच करप्शन करने वाले या देश के जो भगोड़े हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं, उनको फनिश करना चाहते हैं, तो देश के जनता का करोड़ों रुपए लेकर जो भागे हुए मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है,
ऐसे कई सारे उद्योगपति है, ललित मोदी है, ये जो सारे मोदी है जो करप्शन करके भागे हुए हैं, इन लोगों को आज तक ये लोग क्यों अरेस्ट नहीं कर पाए? क्यों उनके सारे बिजनेस है, उनके सारे जो संपत्ति है, उसको ये क्यों जब्त नहीं कर पा रहे हैं? और वो तो ये देश का छोड़िए, मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। इनके ये ईडी के एक बहुत ही काम करने वाले किरीट सोमैया है। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के संबंधित जितने नेता है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज ये सारे जिन जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ईडी ने उनकी इंक्वायरी की थी, उनको नोटिस भेजी थी, उनको परेशान करने का काम किया। ऐसे कितने नेता है जिनको दोषी पाया गया और उनको सजा हुई? आप बता सकते हैं? एक भी नहीं है। लेकिन उसका विरोधाभास आप देखिए, जिनके ऊपर किरीट सोमैया ने भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, करप्शन के आरोप किए थे, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार में सहभागी है या यहाँ की महायुति सरकार में मंत्री है। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का बात करेंगे, लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी है, जितने भी करप्ट लोग हैं, ये सारे लोगों को इनके पास लेकर उनके पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें साफ करते हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, ये बताएं, छोटी सी बात है, आज की तारीख में ये देखा गया है कि पिछले 2 साल में एक्चुअली दलितों के खिलाफ क्या असल में गुनाह बढ़ गया है, या ये सिर्फ बात है कि क्या दलितों के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ गई हैं, या ये सिर्फ सुर्खियों में है? मतलब सुरेश चंद्र राजन जी, असलियत क्या है? नहीं सर, देखो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ना, ये जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं। और आपने कई सारे ऐसे महाराष्ट्र में कई सारी घटना आपने देखी है, और हमने शायद आपके टीवी शो के माध्यम से एक नागपुर की घटना का आपने वहाँ पे आपने टेलीकास्ट भी किया था जी। मंदिर में एक दलित युवक जाता है तो उसको मारा जाता है, उसका खून किया जाता है, और ऐसी घटना बार बार इस देश में घट रही है। महाराष्ट्र में तो कई सारे ऐसे उदाहरण आपको बताने के लिए हैं। और आपने देखा भी होगा, जो यहाँ का दलित समाज है, यहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, वो समाज आज डर और भय के वातावरण में जी रहा है। आपने देखा होगा कि इनके सरकार, महाराष्ट्र सरकार के एक एमएलए गायकवाड़ फायरिंग करते हैं, लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ का जो होम मिनिस्टर है, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसके ऊपर कोई अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते हैं। तो ये इस तरह का ही है। आपने देखा होगा कि प्रकाश सूर्य और उनके बेटे ने किस तरह का यहाँ पे मुंबई में एक किसको अरेस्ट कर, मतलब किडनैप करना है, उसको लापता करना है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इनके संजय बांगर एमएलए है सर, वो ऑफिसरों को मारपीट करते हैं, दलितों को मारपीट करते हैं, दलितों को उनके जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर गाली गलौज करती है, लेकिन यहाँ की सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। और इसके कारण सरकार इन सारे अपराधियों को, इन सारे जाति धर्म के नाम पे दंगे और हिंसा करने वाले लोगों को सपोर्ट करती है, उनको बचाने का काम करती है। इसके कारण इस देश में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज में भय और डर का वातावरण निर्माण हुआ है सर। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, यहाँ पर एक दूसरी बात सामने आती है, वो ये आती है कि प्रकाश अम्बेडकर जी तो कोई और ही भाषा बोल रहे हैं आजकल। वो तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस ही खत्म हो गई। वो तो आपके साथ आ गए थे ना, तो क्या हुआ? मतलब उनका मन उब गया आपसे? नहीं सर, देखो, अभी तो क्या है, इनिशियल लेवल पे है, वो डिस्कशन चल रहा है। और आपने लास्ट जो मुंबई में महाविकास आघाड़ी का बैठक हुआ, उसमें वो आए, वो और उनके साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, और प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ मतलब अभी बातचीत चल रही है। और उनका ये जो स्टेटमेंट है, मुझे ऐसे लगता है इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हमारी भूमिका स्पष्ट की है, महाविकास आघाड़ी ने भी एक स्टेटमेंट देके उसकी भूमिका स्पष्ट हो गई है। लेकिन क्या है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें लेकर भारतीय जनता पार्टी या मीडिया उसका बहुत बड़ा मतलब मसाला चाहिए उनको, तो वो चल रहा है ये। लेकिन तो सुरेश चंद्र भी एक सेकंड, इन द सेम लाइन, सॉरी, इन द सेम लाइन, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सर आपके कांग्रेस के,
बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, तो मतलब हमारे तो बहुत ही पुराने मित्र हैं। जियाउद्दीन सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी साहब, वो एनसीपी में जा रहे हैं, सुनने में आए हैं। और उनके बेटे जो है जीशान सिद्दीकी, वो भी शायद जा रहे हैं उनके साथ। ये क्या हो सर, इस तरह की बातें हैं और लोग कह रहे हैं कि ये जाएगा, लेकिन आपको मालूम है सर, कांग्रेस पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी है और ऐसे कई सारे बड़े बड़े नेता अब इससे पहले भी पार्टी छोड़ के चले गई है, उससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ा है सर। सर अभी मिलिंद देओरा जी, अब बाबा सिद्दीकी साहब, मतलब आप जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं, इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने भर भर के प्रेम दिया है सर। आज उनका जो चेहरा है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो लाइबिलिटी, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी जो उनकी आज समाज में या पॉलिटिक्स में बनी है, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी है। और आज कांग्रेस पार्टी को उनको पे बैक करने का समय था, कांग्रेस पार्टी के साथ हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा रहने का समय था। उस वक्त ये लोग कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये इनकी विचारधारा के पक्के नहीं है और ये भूल गए हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने इनको और इनके पूर्वजों को बनाने का काम किया। तो प्रदीप जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नेता जा रहे हैं, ये डरने वाले लोग हैं। ये ईडी, सीबीआई या अलग इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, इसको लेकर अगर वो जाते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा बोल रहे हैं कि ठीक है बीजेपी नॉर्थ में है मगर साउथ में है का, साउथ में अभी डीके शिव कुमार का जो भाई है डीके सुरेश, उन्होंने कहा कि साउथ पूरा एक राज्य अलग बनना चाहिए। ये बहुत इनजस्टिस हो रहा है जीएसटी और अलग अलग फंड्स के अलॉटमेंट में, तो हम सब साउथ एक सेपरेट राज्य बनाते हैं। तो बीजेपी का कहना है कि आप बार बार आलोचना कर रहे हैं कि साउथ में बीजेपी है ही नहीं। फिर बीजेपी ने आज आंकड़ा दिखाया, बोले कि बीजेपी लोकसभा का एमपीज जो है नीचे साउथ में 28 है, कांग्रेस का 27 है। बीजेपी लोकसभा का, राज्यसभा का उनका कहना है कि 8 है, हमारे एमपीज 8 है राज्यसभा में और कांग्रेस का 7 है। तो कहां बीजेपी, बार बार आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस की बीजेपी साउथ में है ही नहीं, साउथ में नहीं है, और नॉर्थ और साउथ के आप डिवाइड करके इस देश को फिर बांटना चाहते हो। तो ये आरोप आप पर लग रहा है सुरेश चंद्र जी। तो ये कैसे इस चीज को आप, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के बाद साथ बोल रहे हैं बीजेपी वाले? नहीं सर, प्रदीप जी, आप ना भाजपा का जो काम तरीका है या उनकी जो विचारधारा है ना, उसको गौर से आप देखिए। वो लोग ना कांग्रेस पार्टी के बारे में ना इस तरह की कई सारे कमेंट्स करते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो साउथ में अगर वो बोलते हैं उनकी ताकत है, तो आप मुझे बताएं कौन से राज्य में उनका सरकार है या उनका भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर मुख्यमंत्री है तो वो मुझे उस स्टेट का नाम बताइए सर। आज वो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में कहीं पे नजर नहीं आती है या कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो फिर बार बार कांग्रेस पार्टी की आलोचना क्यों करते हैं सर? बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्रिटिसाइज क्यों करते हैं सर? क्योंकि उनको डर है सर। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है और इसीलिए वो बहुत ही पर्पजफुली और बहुत ही प्लानिंग के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जितने भी इंडिया आघाड़ी में उनके साथ अलायंस में जुड़े हुए रीजनल पार्टियां हैं, उस पार्टियों को धमकाना, डराने का टेक्निक यूज कर रहे हैं। आपने झारखंड में देखा होगा, झारखंड में उन्होंने सरकार स्थापन करने की जी जान लगा के कई सारे अलग अलग हथकंडे अपनाकर वहां पे सरकार स्थापन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कांग्रेस ने होने नहीं दिया और फिर से कांग्रेस अलायंस के साथ वहां पे सरकार बनी और कांग्रेस ने उनका ये जो सारे डावपेच थे उसको खत्म करने का काम किया। तो प्रदीप जी, मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस देश में नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी का बार बार नाम लेकर उसको आलोचना करने का क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको डर है कांग्रेस पार्टी से। दूसरा, मोदी साहब ने कहा आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर को जिस प्रकार से उन्नति, डेवलपमेंट के तरफ ले गए, उन्होंने कहा पहले पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 नेहरू ब्लंडर थे, जवाहरलाल नेहरू जी के सबसे बड़ा ब्लंडर थे और जिसके लिए देश ने बहुत सफरिंग की, देश ने भी किए, कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग सब बहुत सफर हो गए। उन्होंने आगे जाकर कहा कि आज देखो सिर्फ तरक्की की बातें होते हैं,
पहले पार्लियामेंट में ये बोला कि ये दुख है, वो तकलीफ है, ये तकलीफ है। आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद कश्मीर में तरक्की ही तरक्की है, टूरिज्म बढ़ रहे हैं, फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ गए, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए। तो इसको क्या हम लोग नकार सकते हैं? मगर मेन चीज जो मोदी साहब ने कहा कि नेहरूवियन ब्लंडर, उन्होंने नेहरू जी का आलोचना किया कश्मीर के इस हाल को। आप इसको कैसे डिफर करते हो इस विषय में जो मोदी साहब ने कहा? नहीं, मोदी साहब से नहीं, मैं तो आपको आपके मीडिया के माध्यम से इस देश के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिकल 370 ये आज हमारे देश के नागरिकों की ना प्रायोरिटी नहीं है। इस देश का नागरिक रोजगार चाहता है सर। महंगाई में चारों शिखर चढ़ लिए है, उससे मुक्ति चाहता है। आप देख रहे हो महंगाई से इस देश का नागरिक त्रस्त है। यहाँ पे भाईचारा खत्म कर रहे हैं, यहाँ का सांप्रदायिक जो वातावरण था उसको खत्म कर रहे हैं श्री राम का नारा लगाकर। अरे आज आपने देखा होगा, इससे पहले एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ पे उनके बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं सनातनी प्रधानमंत्री बन गए, सनातनी धर्म का यहाँ पे राज्य आ गया। अरे ये क्या है? ये हमारे देश का संविधान इन सब चीजों को नहीं मानता है साहब। देश का संविधान एक सेकुलर राष्ट्र को देखता है और यही सिखाता है। और हम लोगों ने ना हमारे बाजू में, या आप टीवी चैनल में मेरे सामने प्रदीप जी किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, राजू जी किस धर्म से बिलोंग करते हैं, इसमें हम लोगों ने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस देश का जो भाईचारा है, इस देश के जो सेकुलर जो सांप्रदायिक सद्भावना का वातावरण है वो बने रहे, टिके रहे, और लोगों को ये जो महंगाई है उससे मुक्ति मिले। लोगों को जो बेरोजगारी का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उससे लोगों को रोजगार मिले। आज इस देश में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ का दलित आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है सर। मराठा समाज रिजर्वेशन के मुद्दों को लेकर रास्ते पे उतरा हुआ है, और दूसरी तरफ ओबीसी समाज अपने रिजर्वेशन में और कोई भागीदार आता है का इस बात को लेकर असुरक्षित है। यहाँ का दलित जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलते नहीं है, दलित समाज के लिए रिजर्वेशन के जो 13% का कोटा है उसमें कई सारे ऐसे कम्युनिटी है जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो वो समाज रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए रास्ते पे उतरा हुआ है। उसको सरकार क्या देने वाली है, ये इसके बारे में सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार उसको लेकर संवेदनशील नहीं है। वो तो चाहती है कि इस तरह से अलग अलग जाति के लोग आरक्षण का मुद्दा लेके, अपनी जाति के बेटरमेंट का मुद्दा लेके रास्ते पर उतरे और आपस में लड़े झगड़े, और जिसका बेनिफिट मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उठाए। और आज की तारीख में आप ये बताएं सुरेश चंद्र राजन जी कि इस वक्त एक तो कानून व्यवस्था, आपने खुद नहीं बात करी, गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ जी के बीच में जो हुआ, गणपत गायकवाड़ जी ने गोली चलाई, महेश गायकवाड़ जी अभी तक जो हैं वो बेचारे उधर हैं, कहाँ अस्पताल में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक उड़ जाएंगे वो। दूसरी चीज़ आरक्षण को लेकर के छगन भुजबल जी कुछ और बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी कुछ और बोल रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जी का जो जिक्र किया था हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जी ने एकनाथ शिंदे जी की बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े, सबसे ऊंचे कद के मराठा नेता बन गए हैं वो। तो ये चल क्या रहा है? कुछ आपको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? नहीं सर, देखो ये क्या है कि इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए जी। और जो लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं वो अपना अपना न्यूसेंस वैल्यू दिखाने के लिए या अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इस तरह से बातें करेंगे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी आज महाविकास आघाड़ी के साथ में है, उनके साथ हमारा अच्छा ट्यूनिंग है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और हमें पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी के साथ ही प्रकाश अंबेडकर जी रहेंगे। और महाराष्ट्र में जो होने वाले लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है या महानगर पालिका के चुनाव होते हैं उनमें महाविकास आघाड़ी पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी को जो अनैतिक पद्धति से सरकार में आई है इनको परास्त करने का काम करेगी। लेकिन जहाँ तक छगन भुजबल जी का प्रश्न है उसके बारे में बताएं सर। सर छगन भुजबल जी को तो सर वो सरकार के मंत्री है, वो सरकार के मंत्री है और वो इस तरह के स्टेटमेंट करते हैं सरकार के खिलाफ। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है सर कि ये सरकार के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार,
ये इनकी ही उनको इंस्ट्रक्शन है कि आप इस तरह की भूमिका ले लो और समाज में इस मुद्दे के ऊपर मराठा के साथ आप झगड़ा करो। अगर सरकार का एक सीनियर मिनिस्टर इस तरह के स्टेटमेंट करता है, इस तरह की भूमिका लेती है, तो सरकार को मुझे ऐसे लगता है कि उसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए सर। आज लेकिन भुजबल साहब ने तो कह दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो सर भुजबल साहब कहते हैं तो फिर सरकार को उसके ऊपर सर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए सर। दिया है सरकार को, देवेंद्र फडणवीस जी ने स्टेटमेंट दिया है कि भुजबल जी का इस्तीफा स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा इसका मतलब फडणवीस सरकार साहब ने का कहा। समर्थन है। छगन भुजबल की जो भूमिका है उस भूमिका को शिंदे फडणवीस अजित पवार सरकार का समर्थन है, ऐसा ही उसका अर्थ होता है सर। आज लेकिन क्यों, इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या फायदा होने वाला होगा? ओबीसी समाज झगड़ा करेगा, मराठा समाज झगड़ा करेगा और उस झगड़े में भारतीय जनता कांग्रेस का फायदा होगा। पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अरे उनका घाटा होगा सर, इस झगड़े से तो उनका घाटा होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं सर सुरेश चंद्र राजन जी? तोड़ना तोड़ घास घेऊन गेले। सर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि ओबीसी और मराठा समाज आपस में झगड़ेगी, लड़ेगी, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन वो उनका गैर समझ है सर। मगर भुजबल साहब जो एक एक काम कर रहे हैं सुरेश चंद्र राजन जी, वो भुजबल साहब जो डायलॉग्स बोल रहे हैं कि तोंडा तून घास घेऊन गेले, हमारा पूरा हक ले गया, हे मराठाचा फसवणूक आहे की ओबीसीचा जो बोलते हैं कि, तो अलग अलग आलोचना जो कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो ओबीसी वर अन्याय की मराठांचा फसवणूक। फिर प्रकाश शेंडगे जी बोल रहे हैं कि डे लाइट रॉबरी, दिन दहाड़े ये रॉबरी है। तो ये जाके, और ये सब जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो आप ये ओबीसी वाले मुद्दा आप कैसे लग रहे, कैसे आप बोल रहे हैं कि दोनों चीज फायदा, मराठा को भी फायदा। एकनाथ शिंदे जी बजाज साहब बोल रहे हैं, आज आपके प्रकाश अंबेडकर जी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी अपना स्टेचर बहुत बढ़ा चुका है एज टॉलेस्ट मराठा लीडर। क्या आप इससे डिफर भी करते हैं सुरेश चंद्र राजन जी? सर प्रदीप जी, मैं आपको बार बार वही एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की जो विद्यमान सरकार है, शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार, ये सरकार आज इस राज्य के लोगों के जो मूलभूत प्रश्न है ना, उस प्रश्नों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ओबीसी और मराठा आरक्षण का झगड़ा लगा रहे। और आपने देखा होगा कि आज महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक तरफ ये मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर झगड़ा लगा के पूरे महाराष्ट्र की जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका कर ये लोगों ने क्या किया, जितने भी जिला परिषद के स्कूल थे ये सारे स्कूल अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। उसके साथ साथ धारावी जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो अडानी को देने का काम किया। और आप मुझे एक बात बताइए सर, धारावी में लगभग 1 लाख से ज्यादा परिवारों को आपको रिहाब करना है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर मैं आज मेरे कंदविली में चारकुप में रहता हूं, तो मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मेरा रिहाब होना चाहिए, मुझे वहीं पे घर मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अडानी को एक बीकेसी के बाजू में एक दूसरा एक बड़ा प्रीमियम जगह का पूरा यूटिलाइजेशन उसके बिजनेस के लिए होना चाहिए। इसलिए धारावी के रहने वाले गोर गरीब लोग जिन्होंने कई सालों तक धारावी का एक नाम बनाने का काम किया, धारावी को बनाने का काम किया, इन सारे लोगों को मुलोड, वडाला ऐसे कई दूर जगह पे उनको रिहाब करने का इनका प्लानिंग हुआ है। और उसके लिए कल आपने देखा हो कि सरकार ने निर्णय लिया और उसका ये साल प्लान जो लैंड है उसका 99 ईयर के लीज के ऊपर अक्वायर करने का काम भी शुरू किया है। लेकिन इसके खिलाफ तो आप लोग कुछ कर रहे हैं, सॉल्ट पैन लैंड। अगर सॉल्ट पैन लैंड पे डेवलपमेंट हो जाती है तो मुंबई तो डूब जाएगी साहब। और वो डंपिंग ग्राउंड, मैं वही बोल रहा हूँ सर, जिन लोग को मुंबई का या मुंबई करो का या महाराष्ट्र के जनता का कुछ पड़ा नहीं है, इनको फिक्र है केवल अडानी अंबानी की या उनके बड़े बड़े बिल्डरों के, उन भांडवलदारों के, पैसे वाले लोगों की। अगर वो इस तरह का सोचते तो आर्य जैसा एक जंगल तोड़ने का काम ये कभी नहीं करते थे। वहां पे मेट्रो कार शेड का काम उधर मुलुंड में भी हो सकता था, भांडुप में भी हो सकता था, कंजूरमार्ग में भी हो सकता था।
आप देख रहे हो महालक्ष्मी रेस कोर्स का जो ओपन जगह है वो पूरा की पूरा वहां पे 120 एकड़ पे थीम पार्क बनाने का इनका प्लानिंग हो चुका है और उसके लिए काम भी शुरू किया। अरे सर, मुंबई के सारे ओपन लैंड इस तरह से एक एक करके ये लोग बिल्डरों भांडोलों अदानी अंबानी को देंगे तो लोगों को कैसा यहाँ पे मुंबई में सर्वाइव कर पाएंगे सर? ये आत्मचिंतन करने की बात है और इसके कारण ये लोग ओबीसी मराठा इस तरह के जाति धर्म और आरक्षण के बीच में लड़ाई झगड़ा लगाकर ये सारे जो चीजें, लेकिन आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस ये बताएं सर, क्या जो सॉल्ट पैन लैंड है उसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से टनल जाएगी, सुरंग जाएगी, उसके अलावा ना जाने और क्या क्या होने वाला है। आपने महालक्ष्मी का जिक्र किया, अरे तो मुंबई का सांस कहां से लेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ सर। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि हमारे मुंबई कांग्रेस की नेता वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में हम लोग लगातार धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर रास्ते पे उतरे हैं और आपने वर्षाताई गायकवाड़ की भूमिका देखी होगी विधान भवन में भी और सरकार के खिलाफ में एक शेरनी की तरह वो लड़ने का काम कर रही है और इन अदानी अंबानी और मोदी को टक्कर देने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की यही भूमिका है सर। कांग्रेस तो जहां जहां लोगों के हितों के ऊपर ये हमला करते हैं, लोगों के खिलाफ काम करते हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी लगातार ताकत के साथ लड़ रही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग हैं, जो मुंबई कर है, जिनको इन सारे चीजों के कारण दिक्कत होने वाली है, इन सभी लोग को इकट्ठा कर ये शिंदे फडणवीस की जो भांडवलदारों की जो नीति है उनके खिलाफ लड़ना होगा। और मोदी जी बार बार मुंबई का, अभी जो आपने देखा होगा सर, कल महानगर पालिका का बजट पेश किया गया, उस बजट में नया कुछ भी नहीं था। सारे जो पहले 5,500 करोड़ का एफडी तोड़ने का काम किया था, अभी वो 11,000 करोड़ तक का एफडी तोड़ने का प्रोविजन करके रखा है सर। तो मुझे ऐसे लगता है मुंबई है और मुंबई करों का श्रम और कष्ट का जो पैसा है उसको लूटने का काम आने वाले दिनों में भाजपा करेगी। क्या बात है सर। एनीवे, आई होप we will see the Congress coming on the street. I hope we will see the Congress coming and opposing at least development on the salt pan lands. और राजू जी एक बात बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखो सर, हम लोग ना बार बार कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं वर्षाताई गायकवाड़ का आपका नाम लिया, वर्षाताई के नेतृत्व में हम लोग बार बार यहाँ के सरकार को, मुंबई महानगर पालिका में या सरकार की तरफ से लोगों को, देखो कांग्रेस के जो नगर सेवक है या महाविकास आघाड़ी सरकार के जो एमएलए है उनको बिल्कुल फंड नहीं दिया जा रहा है। ये केवल शिंदे फडणवीस पवार सरकार के संबंधित जो एमएलए है, जो नगर सेवक है, उनको ही फंड देने का काम हो रहा है। और ये सरकार बार बार हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। इसलिए हम लोगों ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी से अपॉइंटमेंट मांगा है और कल परसों हमारा एक शिष्टमंडल राज्यपाल को वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में वहाँ पे मिलने जा रहा है। और हम, ये सरकार हमारी बातें नहीं सुनता, आप इस राज्य के गवर्नर हो, आप हमारी ये बातें सुनिए, ध्यान दीजिए और इसके ऊपर सरकार को, और इससे आपको और गवर्नर को मिलने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा? अरे राहुल गांधी जी से ही कुछ सीख लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो आपके खिलाफ हर रोज इतने बड़े बड़े मोर्चे निकला करते थे, पूरी मुंबई में, पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग सिर्फ मेमोरेंडम दे रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बट आपका संघर्ष हम लोग देखेंगे धारावी वाले प्रोजेक्ट मुल्लुंड में जो शिफ्टिंग है डंपिंग ग्राउंड में। मुझे मालूम है आप स्लम सेल के अध्यक्ष हो और इसका विरोध शायद आप करेंगे, बिकॉज वहां के लोग डंपिंग ग्राउंड में जाना बिल्कुल नहीं चाहते, धारावी के लोग। बिल्कुल नहीं सर, धारावी का हर एक नागरिक चाहता है कि वो धारावी में पैदा हुआ है, धारावी को बनाया, धारावी को निर्माण करने में उसका योगदान है, तो उसको घर भी वही मिलना चाहिए। और जब तक धारावी के लोगों को धारावी में ही घर नहीं मिलता है तब तक कांग्रेस पार्टी तस से मस नहीं होगी सर। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट सर, न्याय दिलाने का काम करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ आपने अभी कहा वो आप असल में अमल करेंगे सड़क पर। जी सर, जी सर। सिर्फ एक पर्चा लेकर के नहीं, गवर्नर साहब के पास नहीं सर, आप देखोगे सर पूरे रास्ते पे उतर कर जोरदार आंदोलन शुरू होगा सर। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, थैंक यू, जय संविधान, जय भवानी, थैंक यू सर।
right? I hope something happens. Because if you remember, Pradeep ji, when the BJP was in the opposition, Yes. they would bring the entire life The whole country was on fire. of at least all the major metros in the country Yes, yes. to a standstill. And all that these guys are doing is giving what memorandums to the governor, And which is more than the memorandum, I think only the court's intervention is going to stop, because if they see blatant violation of democratic principles, that's then right. the solution and the remedy lies with the court, apart from public. Well, you have to create pressure on the street first. Yes, sir. And they're not even coming out on the street. So I agree with Mr. Modi that the Congress is very lazy. Well, up till now they've been very lucky. They've been very lazy and they've been very, very lucky. They've won elections, except for the last two. And at the moment with us, from the Uddhav Thackeray Sena, Mr. Anand Dubey. Anand Dubey.